जेरूसलम पोस्ट में जिस खातून ने आर्टिकल लिखा है उसी खातून ने टाइम्स ऑफ इसराइल में भी एक आर्टिकल लिखा है, और टाइम्स ऑफ इसराइल में वो कहती हैं इंडिया इज डायनामिक पीपल्स पावर इन इसराइल। ये जनाब इनका आर्टिकल है, और इसमें इन्होंने इंकशाफ किया है कि जनाब जो मोदी साहब ने फरवरी 2026 में जो इसराइल का दौरा किया था, जिस दौरे के अगले ही दिन इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था, तो इन्होंने लिखा है कि उस दौरे में इसराइल ने नरेंद्र मोदी के साथ ये कमिटमेंट की कि हम अगले 3-4 साल में 50,000 इंडियंस को इसराइल में नौकरी देंगे और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आप ज़रा सोचें कि ये जो हालिया ईरान और इसराइल की लड़ाई हुई है, तो इसमें तो जो ईरान के मिसाइल थे उन्होंने इजरायली इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया है। इसराइल से इन्वेस्टर भी भाग गए हैं, इसराइल से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जितने इजरायली जो हैं स्किल्ड वर्कर्स हैं जिनको थोड़ी सी भी इंग्लिश बोलनी आती है, वो इसराइल छोड़ के भाग गए। तो ये इंडियन जो हैं ये हज़ारों की तादाद में इसराइल जाके क्या नौकरी करेंगे? गौर करें ना अगर आप। और ये जो खातून है पोशाली लास, इसके मज़ीद आर्टिकल्स आप पढ़ें, मैंने इनका काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, पता चलेगा कि ये जो इंडियंस जाएंगे ना इसराइल, इनको इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद और दीगर सिक्योरिटी एजेंसी, वहाँ पे इनको नौकरी दी जाएगी और इनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ये वहाँ से ट्रेंड होकर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएंगे, पूरे वेस्ट एशिया, साउथ एशिया में फैल जाएंगे, और ये इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करेंगे। तो क्यों इसराइल को इतनी बड़ी तादाद में इंडियन जासूस क्यों चाहिए? वजह उसकी ये है कि इंडिया का टारगेट जो है ना, वो अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के साथ जितने भी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, इत्तेहादी ममालिक हैं, वो सारे इंडिया और इसराइल का टारगेट है। उसमें पाकिस्तान के अलावा सरे फहरिस्त तुर्की है, फिर ईरान है, फिर सऊदी अरब है, और कुछ और भी ममालिक हैं। लेकिन इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान के अलावा जो 2 बड़े टारगेट हैं इंडियन इसराइल काउंटर टेररिज्म, सो कॉल्ड काउंटर टेररिज्म अलायंस के, वो पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब हैं। भारत और इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अग्रेशन का इर्तिकाब करेंगे, और इसकी जो एविडेंस है वो ना तो मैं आपको पाकिस्तानी मीडिया की किसी रिपोर्ट से दूंगा, ना ही किसी पाकिस्तानी सिक्योरिटी एक्सपर्ट के हवाले से मैं बात करूंगा, बल्कि मैं अब आपको जो एविडेंस देने लगा हूं वो है जी एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन मैगजीन है फॉरेन अफेयर्स, और जो फॉरेन अफेयर्स है उसमें एलिजाबेथ थ्रेलकेल्ट इनका एक आर्टिकल शाया हुआ है। ये इस वक्त स्टिमसन सेंटर जो है, एक बहुत बड़ा थिंक टैंक अमेरिका का, ये उससे वाबस्ता हैं, और इससे पहले ये डिप्लोमेट थी, ये सफारतकार थी, और ये पाकिस्तान में भी बतौर एक सफारतकार के अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे चुकी हैं। और इनके आर्टिकल की हेडलाइन है वाई द नेक्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर विल एस्केलेट एंड वाई अमेरिका विल स्ट्रगल टू कंटेन इट। इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में एक और जंग होने वाली है, जो पहली जंग से ज़्यादा खौफनाक और ज़्यादा ख़तरनाक होगी, और अमेरिका को बड़ी मुश्किल पेश आएगी कि जनाब उसने इस जंग को रोकना है। और सारा आर्टिकल जो है वो मैं नहीं पढ़ता, एंड में जाके ना इन्होंने जो अल्फाज लिखे हैं वो अल्फाज ये हैं कि जी ये जो जंग होगी, ये पहली जो मई 2025 की जंग है, ये उससे बहुत ही ज़्यादा हॉट हो, यानी कि ज़्यादा गर्म होगी और ज़्यादा फैलेगी, तेज़ी के साथ फैलेगी। और इसके अलावा एक और इंटरनेशनल मैगजीन है द डिप्लोमेट, इसमें भी एक इंडियन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा है अ ईयर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर राइजिंग रिस्क्स एंड डीपनिंग इंस्टेबिलिटी। और इन्होंने भी ये कहा जी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात ठीक नहीं है और एक और जंग हो सकती है।
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جنگ کیوں ہو سکتی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں اس جنگ کے بارے میں وارننگز کیوں آ رہی ہیں، کیوں یہ کہا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ امریکن سیکیورٹی ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ جنگ ہوگی۔ بڑی سمپل بات ہے، مارکہ حق میں جو پاکستان کی کامیابی تھی اس سے پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پر ایک سٹیچر جو ہے وہ بلند ہوا، پاکستان کا سفارتی قد بلند ہوا۔ پھر جب اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا اور وہ اس حملے کے کوئی بھی آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکے، تو پھر امریکہ کو ضرورت پڑ گئی کہ جناب کسی طرح سے وہ یہ جنگ سے نکلے، تو اس نے پاکستان کو درخواست کی اور پاکستان نے وہ سیز فائر کروا دیا۔ پاکستان نے نہ صرف سیز فائر کروایا بلکہ پھر ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت شروع کروانے کے لیے ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی کی، اس سے بھی پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ تو یہ جو پاکستان جو ہے اس کا ایک ڈپلومیٹک رول جو ہے وہ عالمی سطح پر بہت ابھر کر سامنے آیا، اس سے انڈیا جو ہے وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن میں چلا گیا۔ اور ظاہری بات ہے جب پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے اس کی ریکگنیشن پوری دنیا میں ہوئی تو اس سے پاکستان کو اور بھی فائدے ہوئے۔ پاکستان کی اکانومی جس کے بارے میں 1.5-2 سال پہلے کہا جا رہا تھا جی یہ ڈیفالٹ کر جائے گی، وہ ڈیفالٹ نہیں ہوئی، اور ٹرمپ صاحب نے بار بار پاکستانی قیادت کی تعریف بھی کی۔ ظاہری بات ہے اس کا پاکستان کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں آپ یہ سوچیں کہ اگر پاکستان کی کوشش سے ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے یا ان دونوں کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، اس سے پاکستان کو مزید عزت ملے گی دنیا میں، اس سے پاکستان کی اکانومی پہ بھی پازیٹیو اثر پڑے گا۔ یہ چیز بھارت کو قبول نہیں ہے۔ اس وقت جو بھارت کی حکمران جماعت ہے اس کی جو سیاست ہے اس کا اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی سیاست ہے محاذ رائی اور نفرت اور فرکشن کی سیاست ہے۔ وہ صرف گالی گلوچ کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں اور اینٹی پاکستان تقریریں کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، جس سے کہ بی جے پی جو ہے اس کا جو ہندو نیشنلزم کا جو فلسفہ ہے وہ مزید ابھرتا ہے، مزید مضبوط ہوتا ہے اور اس سے پھر وہ سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں۔